आज के इस गहरी पड़ताल में हम कैंसर को दो बिल्कुल अलग नजरियों से समझने वाले हैं। हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं। एक है एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल का लेख जो इस बारे में है कि कैसे कैंसर अब एक लंबी चलने वाली मतलब एक क्रॉनिक बीमारी बनता जा रहा है। और दूसरा स्रोत एक ऐसी सहायक थेरेपी के बारे में है जिसका मकसद मौजूदा इलाज को बेहतर बनाना है। तो इस चर्चा का मकसद कैंसर से जुड़ी बदलती हुई तस्वीर को समझना है। एक तरफ समाज पर इसका लंबा असर और दूसरी तरफ इलाज के दौरान बिल्कुल कोशिका के स्तर पर होने वाली जंग। हाँ, मतलब कैंसर के साथ जीने का अनुभव आखिर कैसे बदल रहा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। एक स्रोत के मुताबिक साल 2040 तक ब्रिटेन में 65 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 1/4 वयस्कों को कभी न कभी कैंसर का डायग्नोसिस मिल चुका होगा। 1/4, ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। बिल्कुल। और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि इलाज में सुधार हो रहा है। हाँ। हालांकि कुछ कैंसर हैं जैसे कि ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्रेन और फेफड़ों के कैंसर, इनमें मृत्यु दर अब भी काफी ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में लोग अब लंबे समय तक जी रहे हैं। कैंसर अब कई लोगों के लिए एक मैनेज की जा सकने वाली लंबी बीमारी बन गई है। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में अभी करीब 3-3.5 लाख कैंसर सर्वाइवर हैं। और 2040 तक ये संख्या बढ़कर 53 लाख होने की उम्मीद है। और अमेरिका में वहां तो 2022 में ही 18 मिलियन से ज्यादा सर्वाइवर थे। हाँ, और 2050 तक ये 27 मिलियन हो सकते हैं। कमाल है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कैंसर के डायग्नोसिस के समय से ही सर्वाइवर माना जाता है। अच्छा, उसी पल से? उसी पल से। ये सोच पूरी यात्रा को एक नया नजरिया देती है। अब बात सिर्फ बीमारी को हराने की नहीं है। बिल्कुल। और इससे इलाज खत्म होने के दशकों बाद तक नई स्वास्थ्य जरूरतें और चुनौतियां पैदा होती हैं। ठीक है, अब जरा छोटे पैमाने पर उतरते हैं। लोग इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रह पा रहे हैं? जाहिर है इलाज की वजह से। लेकिन हमारे दूसरे स्रोत में इन इलाजों की चुनौतियों के बारे में बताया गया है। हाँ, पारंपरिक इलाज जैसे कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन, इनकी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब एक तरह का कोलैटरल डैमेज। बिल्कुल सही शब्द है। और इसके नतीजे हम सब जानते हैं। शरीर में जहरीले बाय प्रोडक्ट्स बनना, किडनी और लिवर पर ज्यादा बोझ पड़ना, और थकान, मतली और कमजोर इम्यूनिटी जैसे गंभीर साइड इफेक्ट्स। हाँ। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैंसर कोशिकाएं अलग क्यों होती हैं। ओके। उनमें अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होती है। उनकी झिल्लियों मतलब मेम्ब्रेन्स पर नेगेटिव चार्ज कम और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ये एक बड़ा फर्क है। और तीसरा, उनके माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के पावर हाउस होते हैं, हाँ, वो ठीक से काम नहीं करते। इससे ऊर्जा कम बनती है और ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है। पारंपरिक इलाज इन्हीं विशेषताओं को निशाना बनाते हैं। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। दूसरा स्रोत एक सहायक थेरेपी का जिक्र करता है जिसका नाम है ई-मेडिका। और ये पारंपरिक इलाज की जगह नहीं लेता बल्कि उसके साथ काम करता है। ये VCF यानी वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। इसमें जो आकर्षक है वो ये है कि हर हिस्सा एक अलग समस्या पर काम करता है। अच्छा। पहला है वोल्टेज या इलेक्ट्रॉन इन्फ्यूजन। जैसा हमने बताया, कैंसर कोशिकाओं पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। हाँ। ये थेरेपी स्वस्थ कोशिकाओं के नेगेटिव चार्ज को फिर से बहाल करने का काम करती है। तो एक तरह से ये स्वस्थ कोशिकाओं के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। बिल्कुल। इससे स्वस्थ कोशिकाएं स्थिर होती हैं, कैंसर का बढ़ना धीमा होता है और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और दवा बेहतर तरीके से पहुंचती है। समझ गई। अब दूसरा, करंट, माइक्रो करंट स्टिमुलेशन। इसका सीधा संबंध ऊर्जा से है। ये स्वस्थ कोशिकाओं में ATP यानी ऊर्जा उत्पादन को। एक मिनट, क्या ये आंकड़ा सही है? 500% तक बढ़ा सकता है? हाँ, 500%। ये सीधे तौर पर उस भयानक थकान से लड़ने में मदद करता है। जाहिर है। और कीमो या रेडिएशन से जो ऊतक मतलब टिश्यूज क्षतिग्रस्त होते हैं उनकी मरम्मत भी करता है। अच्छा। और साथ ही ये कैंसर कोशिकाओं में एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु को भी बढ़ावा देता है। ये तो कमाल है। एक तरफ बचाव और ताकत और दूसरी तरफ दुश्मन को खत्म करने का सिग्नल। बिल्कुल। और तीसरा है फ्रीक्वेंसी यानी लक्षित प्रोग्राम। ये तो बहुत ज्यादा टारगेटेड लगता है। हाँ, ये ज्यादा टारगेटेड है। ये खास फ्रीक्वेंसी कैंसर कोशिकाओं के सिग्नलिंग में बाधा डालती है। मतलब उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर देती है। एक तरह से हाँ। और ट्यूमर के माइक्रो एनवायरनमेंट को बाधित करती हैं।
और क्या इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और शरीर से कीमो के मेटाबोलाइट्स को साफ करने के लिए भी अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं। तो कुल मिला के ये एक गहरा दृष्टिकोण है। स्वस्थ कोशिकाओं को मजबूत करना, रमरमत के लिए ऊर्जा देना और कैंसर कोशिकाओं के अपने सिस्टम को बाधित करना। आपने एकदम सही सारांश दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझना आसान हो जाता है कि ये पारंपरिक इलाज के साथ कैसे काम करता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। कीमोथेरेपी के साथ ये कैसे मदद करता है? देखिए, ये कीमो की दवाओं को कैंसर कोशिकाओं में ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद करता है। ओके। साथ ही किडनी और लिवर को सपोर्ट करके जहरीले बाय प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। और स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा तो करता ही है। बिल्कुल। और रेडिएशन थेरेपी के साथ? रेडिएशन थेरेपी के साथ ये ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर सुधारता है, जिससे रेडिएशन ज्यादा असरदार होता है। अच्छा, क्योंकि रेडिएशन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सही। और ये स्वस्थ कोशिकाओं के डीएनए की मरम्मत में मदद करके रेडिएशन बर्न और म्यूकोसाइटिस जैसे साइड इफेक्ट्स को भी कम करता है। तो मरीजों के लिए अपेक्षित फायदों की सूची भी काफी लंबी है। हाँ, इलाज के प्रति बेहतर सहनशीलता, मतली और थकान जैसे साइड इफेक्ट्स में कमी, मुख्य इलाज की प्रभावशीलता में वृद्धि और ट्यूमर के दोबारा बढ़ने के खिलाफ शरीर की अपनी प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को मजबूती। तो आज हमने दो नजरियों को समझा। पहला, बड़े पैमाने पर जहां लाखों लोग कैंसर के साथ एक लंबा जीवन जी रहे हैं। हाँ, और ये एक क्रॉनिक बीमारी बनती जा रही है। और फिर हमने सूक्ष्म स्तर पर देखा हाँ, बिल्कुल, सेल्यूलर लेवल पर कि कैसे एक सहायक थेरेपी उस इलाज को ज्यादा सहन योग्य और प्रभावी बना सकती है, जो इस लंबे जीवन को संभव बनाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? जैसे जैसे हम कैंसर को एक क्रॉनिक स्थिति में बदलने में बेहतर हो रहे हैं, भविष्य के इनोवेशंस का फोकस कितना सिर्फ कैंसर